एक अनूठे राजा शिवाजी। देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज पर आज तक बहुत कुछ लिखा गया है। कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, नौटंकी, गीत, लोकगीत, इतिहास, चरित्र चित्रण आदि साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, उन सभी में शिवाजी और शिवाजी काल को अनेक बार विषय बनाया गया है। उन पर फिल्में भी बनी, बहुत से भाषण भी हुए और हो रहे हैं। परंतु इस सब के बाद भी शिवाजी के काल, शिवाजी महाराज और उनके कार्यों की जो छवि सामान्य जनमानस में निर्मित हुई है, उसे ईमानदारी के साथ न्याय संगत इतिहास की छवि नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में राजा की प्रशंसा। ये वास्तविकता है कि सामंतशाही और राजतंत्र बहिष्कृत समाज व्यवस्थाएं हैं। शिवाजी का काल सामंती युग था और शिवाजी स्वयं भी सामंती दौर के ही राजा थे। विश्व और हमारे देश ने राजतंत्र को त्याग दिया। राजे रजवाड़ों की समाप्ति के लिए संघर्ष हुए और ये सब उचित ही था। ये भी उचित ही था कि राजतंत्र को नेस्तनाबूद कर उसके विकल्प के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया। शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य का शिवाजी के पश्चात जो हाल हुआ, उससे भी यही सिद्ध होता है कि राजतंत्र स्वीकार्य एवं कायम रखने योग्य समाज व्यवस्था नहीं थी। विकसित अंग्रेजी पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के समक्ष भारतीय सामंतशाही और राजतंत्र अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सके। इससे पुनः ये बात स्पष्ट होती है कि सामंतशाही और राजतंत्र त्याज्य समाज व्यवस्था थी। परंतु प्रश्न है कि आधुनिक जनतंत्र में एक राजा की वाहवाही क्यों की जाती है? उस राजा के विचार, कार्यकलाप, आचार व्यवहार तथा चरित्र में ऐसा क्या है जिसके कारण जनतंत्र में भी उनका स्मरण उत्साह का संचार करता है? राजा तो अनेक हुए, परंतु उन सभी राजाओं को इस प्रकार याद नहीं किया जाता। उन राजाओं की जयंती अथवा पुण्यतिथि पर समारोह आयोजित नहीं किए जाते। उन राजाओं के यदि कोई उत्तराधिकारी जीवित हों तो संभव है वे ऐसा करते हों। अपवाद स्वरूप किसी राज्य के, किसी प्रदेश के कुछ निवासी ऐसा करते हों। परंतु शिवाजी की जयंती जितने विस्तृत क्षेत्र में और जितने अधिक धूमधाम से तथा जिस उत्साह, आशा और जोश के साथ मनाई जाती है, वैसी अन्य किसी राजा की नहीं। क्यों? आखिर अन्य राजाओं की तुलना में इस राजा में ऐसी क्या विशेषता थी? शिवाजी के काल में या उसके आसपास हुए अन्य राजाओं की तुलना में शिवाजी में ऐसी क्या विशेषता थी? ये बात साफ हो जाने पर शिवाजी काल और शिवाजी के चरित्र को सही ढंग से समझा जा सकता है। राज्य संस्थापक। पहली बात तो ये कि शिवाजी किसी के द्वारा कायम राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर नहीं बैठे थे। उत्तराधिकार में कईयों को राजा का पद प्राप्त हुआ, उसमें प्रशंसनीय कुछ नहीं। शिवाजी ने तो स्वयं राज्य का निर्माण किया। वह राज्य के संस्थापक थे। राज्य का निर्माण करना ना तो सरल कार्य था ना है। शिवाजी ने वही कठिन कार्य किया। दूसरों द्वारा स्थापित राज्य पर बैठना और अपने बलबूते पर राज्य का निर्माण करना, इन दोनों में भारी अंतर होता है। शिवाजी ने जिस समय राज्य का निर्माण किया, उस वक्त ऐसा विचार भी किसी के मन में नहीं आया था। अन्य लोग इस या उस दरबार की ईमानदारी के साथ सेवा करना, उसके मन मुताबिक व्यवहार करना, उसके लिए हीनता स्वीकार करना और एन केन प्राक्रेण इनाम प्राप्त करना, जागीर प्राप्त करना, इसी में जीवन की सार्थकता अनुभव करते थे। ऐसे युग में शिवाजी ने राज्य प्रस्थापना का ध्येय रखा और उसे कार्य रूप दिया। परंतु शिवाजी ही एकमात्र संस्थापक राजा नहीं थे। कुछ दूसरे ऐसे राजा भी हुए, लेकिन उन्हें आम जनता से शिवाजी की तरह का सम्मान नहीं मिला। अपना कर्तव्य, अपना शासन। शिवाजी महाराज के कार्य और शासन की अन्य राजाओं के कार्य और शासन से क्या भिन्नता थी? मेरी राय में शिवाजी का शासन आम जनता को, प्रजा को बेहद प्रिय था और यही वह सुस्पष्ट भिन्नता है। वास्तव में कोई शासन भला है या बुरा, इसका निर्णय करने की सर्वोत्तम कसौटी क्या है? जिस राज्य की प्रजा, सामान्य प्रजा, बहुसंख्यक प्रजा, बहुजन, ये अनुभव करती है कि ये राज्य मेरा अपना है, वही राज्य उत्कृष्ट माना जाता है। हम लोकतांत्रिक राज्य में रहते हैं। विश्व के अनेक देशों में हमारे जैसा ही लोकतंत्र है। इन लोकतांत्रिक देशों की प्रजा क्या इन प्रशासकों को अपना समझती है? जहां तक मैं समझता हूं, उसका तर्कसंगत उत्तर नहीं में होगा।
जनता द्वारा चुनी जाने के बाद भी वर्तमान लोकतांत्रिक सरकार तथा उन राज्यों में चल रहा कामकाज जनता को शायद अपना प्रतीत नहीं होता। वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निर्माण जनता के बीच से हुआ, परंतु वह जनता से निरंतर दूर होती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान तथाकथित लोकतंत्र की तुलना में शिवाजी के काल में सामंतशाही अधिक विकसित थी। शिवाजी युग और आज के युग में 350 साल से अधिक का अंतर है। आज सामंतशाही तो अनुपयुक्त है ही, परंतु वर्तमान में जो लोकतंत्र विद्यमान है वो भी जन सामान्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं रहा। बलिदान की प्रेरणा। शिवाजी जो भी कार्य करते हैं वो हमारा अपना है, उस युग की जनता ऐसा ही अनुभव करती थी। इसके कई उदाहरण हैं। भारी भरकम फौज के साथ सिद्दी जौहर और फजल खान ने पन्हालगढ़ किले को घेर लिया था। महीनों गुजर गए परंतु घेराबंदी में ढील नहीं आई। सिद्दी हलाल के सहयोग से नेताजी पालकर द्वारा घेराबंदी पर किया गया हमला नाकामयाब हुआ। छत्रपति के सेना नायक को हार मानकर भाग जाना पड़ा। अपने पुत्र की रक्षा के लिए गया हुआ ईमानदार सिद्दी हलाल शत्रुओं के हत्थे चढ़ गया। घेराबंदी में जकड़े गए राजा शिवाजी को छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में घेराबंदी में हल्की सी दरार ढूंढकर चुपचाप विशालगढ़ निकल जाने की योजना बनाई गई। इस योजना का एक हिस्सा था किसी को नकली शिवाजी बनाना। पालकी में बैठा हुआ नकली शिवाजी शत्रु के हत्थे चढ़ गया और जब तक सिद्दी जौहर और उसके साथी असलियत जान पाते तब तक शिवाजी को दूर निकल जाने का मौका मिल गया। नकली शिवाजी बना था एक सामान्य गरीब व्यक्ति, शिवा नाई। इस शिवा नाई को पता था कि वह पकड़ लिया जाएगा। पकड़े जाने पर मौत निश्चित थी, तो भी वह जोखिम उठाने को तैयार हुआ। वो पकड़ा गया और हंसते हंसते शत्रु की तलवार का शिकार बन गया। जानते बूझते मौत को गले लगाने वाला शिवा नाई किसी जागीर के लालच में नहीं गया था। शिवाजी को बचाने के लिए खुद उनकी जगह बैठने की जिद और उसका संकल्प था। इसके लिए वो अपनी जान देने को भी तैयार हो गया था। शिवाजी को हर हाल में जीवित रहना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं वो हमारा कार्य है और वे समस्त प्रजा के लिए कर रहे हैं। शिवा नाई का ये अडिग विश्वास था। ऐसा विश्वास रखने वाला शिवा नाई अकेला नहीं था। पन्हालगढ़ की घेराबंदी से महाराज निकल भागे। सिद्दी जौहर चौकन्ना हो गया और जी जान से उनका पीछा शुरू किया। विशालगढ़ पहुंचने से पहले ही वह उन्हें धर दबोचता तो उनकी खैर नहीं थी, परंतु रास्ते में घोड़ा दर्रा था और घोड़ा दर्रा रोककर मुट्ठी भर साथियों के साथ मावले बाजी प्रभु देशपांडे डटा हुआ था। दर्रे में जीवनाहुति देने के लिए वह और उसके संगी साथी तैयार थे ताकि महाराज को विशालगढ़ पहुंचने का अवसर मिल जाए। अंत में हुआ भी वही। बाजी प्रभु मारा गया। कई और साथी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इतिहास उनके नाम तक नहीं जानता। बाजी प्रभु और वे मुट्ठी भर साथी क्यों लड़े? वही भावना, हम मर जाएं तो कोई गम नहीं, परंतु प्रारंभ हुए कार्य को पूरा करने के लिए शिवाजी को जीवित रहना ही चाहिए। वह कार्य ऐसा था कि उसके लिए हंसते हंसते आत्म बलिदान किया जा सकता था, ऐसा उनका विश्वास था। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। महाराज को शहंशाह औरंगजेब के विश्वास प्राप्त सरदार मिर्जा राजे जयसिंह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। अपमानजनक समझौता स्वीकार करके आगरा जाना पड़ा। आगरे के बंदीगृह से छुटकारे का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। दोबारा युक्ति लगाई गई और महाराज 9-11 हो लिए। फरार होते समय महाराज के बिस्तर पर एक व्यक्ति शिवाजी का प्रतिरूप बनकर सोता रहा और दूसरा उसके पांव दबाता रहा। फरार होने के लिए अवसर मिले, तिकड़म खुलने में देरी लगे और राजा को दूर निकल जाने के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके, योजना ऐसी बनाई गई थी। शिवाजी ने जो भावना जनता में जागृत की थी वो अन्य राजाओं के लिए संभव नहीं था। दूसरे राजाओं के लिए अपनी जान देने वाले नहीं थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। युद्धों में बहुत से लोग काल कवलित हो गए, परंतु उनका युद्ध करना अधिकांशतः वीरता दिखाकर जागीर और इनाम प्राप्त करने के लिए था, किसी उदात्त कार्य हेतु नहीं। विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवाजी के ध्येय में लड़ाकू सैनिक तो हिस्सेदार थे ही, साथ ही सामान्य प्रजा भी हर तरह से सहयोगी थी। जब राजा के कार्य में प्रजा मन से हिस्सा लेती है तब वह कार्य सफल होता ही है।
सच कहा जाए तो वह कार्य राजा का नहीं अपितु प्रजा का होता है, इसलिए सफल होता है। स्वाधीन शासन में प्रजा की हिस्सेदारी के ऐतिहासिक सत्य को एक प्रतिभा संपन्न कवि ने सरल और सटीक भाषा में प्रस्तुत अपनी कविता में इस तरह उतारा है। खबरदार यदि एड़ लगाकर बढ़ना हो आगे, तिल तिल टुकड़े कर डालूंगा चिंदी से धागे धागे। कवि एक छोटी सी घटना का वर्णन करता है। उथल पुथल मची है। फौजी सिपाही को तो छोड़िए, खेत में हल चलाने वाला सीधा साधा किसान भी चौकन्ना है। किसके फौजी कहाँ जा रहे हैं इस पर उसकी नजर है। राज्य के कार्य में धोखाधड़ी करने वाला कोई मिल जाए तो उसे ऐसा करने से रोका जाना चाहिए, ये भावना चहुं ओर व्याप्त है। खेत की मेड़ से 4 घुड़सवार आगे बढ़ना चाहते हैं। एक किसान का 10-12 साल का सुकुमार सा बच्चा दृढ़ता से उन्हें रोकता है और कहता है, खबरदार, आगे बढ़ोगे तो टुकड़े कर दूंगा। तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, आदि आदि। ये नन्हा सा बच्चा शस्त्रों से सज्जित घुड़सवारों को डांट पिलाता है। वह भयभीत नहीं, वह सोचता है कि उसे भी ऐसा करना चाहिए, ये अपना काम है। शिवाजी राजा जो कुछ भला कार्य कर रहे हैं उसमें हिस्सा लेना चाहिए। आगे कवि कहता है कि हालांकि यह नन्हा सा बच्चा जिन घुड़सवारों को डांट फटकार पिला रहा था उनमें स्वयं राजा शिवाजी भी थे। उस बच्चे ने शिवाजी को कभी देखा नहीं था, परंतु वह शिवाजी के कार्य में सहयोग देना चाहता था और इसलिए खतरा उठा रहा था। अपने शासनकाल में शिवाजी अपने सभी सहयोगियों, फौजियों और प्रजा में ये भावना भर सके और बलिदान के लिए उन्हें तैयार कर सके, यही उनकी विशेषता है। असाधारण पराक्रम असामान्य कार्य सिद्धि हेतु होने वाले युद्धों में ही देखे जाते हैं। संपत्ति के लालच में जो लड़ते और मरते हैं उनका लेखा जोखा रखने की इतिहास आवश्यकता नहीं समझता। युद्ध में अनेक बार अकिंचन लोग पराक्रम का डंका बजाते हैं, युद्धोन्माद में मृत्यु भी स्वीकार करते हैं। जागीरें प्राप्त करने और प्राप्त जागीरों की रक्षा के लिए भी पराक्रम किए गए हैं, परंतु बिना किसी लोभ लालच के जानते बूझते मृत्यु को गले लगाते हुए की जाने वाली बहादुरी की बात ही कुछ और होती है। ये निर्विवाद है कि शिवाजी के सहयोगी और उनकी प्रजा शिवाजी के काम में तन मन धन से हाथ बटाती थी। शिवाजी की प्रजा उनके कार्य और शासन को अपना समझती थी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। परंतु ऐसा क्यों था? शिवाजी ने ऐसा क्या किया कि प्रजा ने उनके द्वारा प्रारंभ कार्य को अपना माना? प्रश्न तो ये है कि उस दौर के अथवा उसके पहले या बाद के युग में अन्य राजाओं को प्रजा का वह विश्वास क्यों नहीं मिला जो शिवाजी को मिला? अन्य राजाओं का प्रजा के साथ बर्ताव और शिवाजी महाराज का प्रजा के साथ बर्ताव, इन दोनों में जो अंतर था उसी में इस प्रश्न का उत्तर निहित है। जागीरें, जमींदारी, मालगुजारी और ग्राम सभाएं। उस युग की सामान्य जनता को इस बात से कुछ लेना देना नहीं था कि कौन राजा आया कौन गया। किसी भी राजा के आने या जाने से सामान्य जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव लगभग आत्मनिर्भर थे। ग्राम सभा का प्रशासन आत्मनिर्भर होता था। पटेल, पटवारी, अलहकार ग्राम सभा चलाते और उसका संचालन करते थे। शासन में परिवर्तनों के बाद भी ग्राम सभा में अंतर नहीं आता था। मालगुजारी बेहिसाब वसूली करते थे, प्रजा पर अन्याय करते थे। उनके विरुद्ध कोई सुनवाई होती नहीं थी, इसलिए इसकी उम्मीद भी कोई नहीं रखता था, शासन के परिवर्तन के बाद भी नहीं। पटवारी, पटेल, मालगुजार, क्षेत्र प्रमुख और जागीरदार कायम रहते थे। वे तुरंत अपनी निष्ठा बदल देते। जिसकी विजय होती, जिसका शासन रहता, उसी के प्रति वे निष्ठा रखते। निजी ठेकेदारियों को सलामत रखते, प्रजा पर अत्याचार करते, वसूलियां करते और राजा का हिस्सा पहुंचा देते। जब तक प्रजा पर जोर जबरदस्ती होती रही, तब तक प्रजा से वसूल किया गया रुपया और संपत्ति मालगुजार किस राजा को पहुंचाता और कितना पहुंचाता, इससे आम आदमी को कोई सरोकार नहीं था। प्रजा की राय थी कि सभी राजा लुटेरे या लुटेरों के सरदार होते हैं, अतः वह राजा राजा के बीच अंतर नहीं करती थी। इस संबंध में इतिहासज्ञ श्री राजवाड़े की पुस्तक महिकावत की बखार की प्रस्तावना में कहा गया है कि विगत 3000 सालों में हिंदुस्तान में जो स्थानीय और विदेशी सरकारें रह चुकी हैं,
वह सब एक प्रकार से पेटू चोरों की थी और सरकार का मतलब था उठाईगीर चोरों की टोली। हिंदुस्तानी देहातियों की यह अंतरंग प्रामाणिक समझ है। विश्व इतिहास अध्येता मार्क्स ने भी अपर्याप्त साधन सुविधा के बावजूद ऐसा ही निष्कर्ष निकाला था। मार्क्स ने अपने घनिष्ठ सहयोगी एंगल्स को 14 जून 1853 को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में तत्कालीन भारतीय युद्धों, देहातों और परिवर्तनशील राजाओं के संबंध में मार्क्स लिखते हैं, कोट, जबकि कभी कभी देहातों को युद्ध, अकाल, महामारी का शिकार होना पड़ा, तब भी वही नाम, सरहदें, वही हित संबंध और वही परिवार सैकड़ों सालों से वही परंपरा संभाल कर रखे हुए हैं। शासन समाप्ति या विभाजन की आंच वे निवासी कभी अपने ऊपर महसूस नहीं करते। जब तक देहात अविभाजित रहता है, तब तक वह किस सत्ता के अधीन हुआ या किस साम्राज्य के अंतर्गत आया, इसकी फिक्र वे नहीं करते। उनकी आंतरिक व्यवस्था विचलित नहीं होती। अनकोट। आंतरिक व्यवस्था में राजा का दखल नहीं था। राजा और प्रजा के बीच संबंध नहीं था। राजा के कार्य से प्रजा के जीवन पर कोई अंतर नहीं पड़ता था। शासकीय परिवर्तन हुआ तो भी पुरानी शासन पद्धति ही कायम रहती और प्रजा से लूट खसोट जारी रहती। माल गुजार प्रजा पर अत्याचार करता, उन्हें लूटता, तो भी राजा लापरवाह रहता। जब तक माल गुजार राजा की वसूली देता रहता, तब तक तो प्रजा के साथ उसके व्यवहार से राजा को कोई मतलब नहीं रहता था। शिवाजी का शासन कायम होते ही तुरंत परिवर्तन होने लगे। राजा और प्रजा में निकट संबंध कायम हुए। प्रजा को राजा के दर्शन होने लगे। राजा उनसे मिलने लगा, उनकी खैरियत पूछने लगा, उन पर अत्याचार ना हो इस बात का ध्यान रखने लगा, उनको राहत देने के लिए शासन संचालन करने लगा। जागीरदार, प्रदेश प्रमुख, मालगुजार, पटेल, पटवारियों की बेलगाम हरकतों पर अंकुश लगाने लगा। शिवाजी लोगों को समझाने लगे कि मालगुजार शासन के मालिक नहीं अपितु कर्मचारी हैं, और जनता स्वयं ये अनुभव करने लगी। राजा मालगुजारों के व्यवहार को नियंत्रित करने लगा। उनके आचरण के संबंध में नियम बनाए गए। यदि मालगुजार राजा के नियम विरुद्ध व्यवहार करे, प्रजा पर जुल्म और अत्याचार करे, तो उसके विरुद्ध फरियाद करने की जनता में हिम्मत पैदा हुई। जनता से मिलने वाली शिकायतों की जांच पड़ताल होने लगी और अत्याचारी मालगुजार को कठोर सजाएं मिलने लगी। शिवाजी की प्रजा के लिए ये सब कुछ नया था। वह अंतर महसूस करने लगी थी और राजा के कार्य को देखने समझने का उसका दृष्टिकोण बदल रहा था। राजा और राज्य के कार्य के प्रति वह अपनापन अनुभव करने लगी थी।